भारतीय कृषि एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कम उत्पादकता, गहराता किसान संकट और मौसम की अनिश्चितता इसकी स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। क्या हमारे अन्नदाता का भविष्य सुरक्षित है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीपीएससी मेंस में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कृषि के समक्ष चुनौती, जिनमें से घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता, इन तीन प्रमुख चुनौतियों पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, एक एक करके चुनौतियों की बात करते हैं कि घटती उत्पादकता पर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इन सब में सबसे पहला, कोई भी चुनौती हो तो हमें सबसे पहले लिखना है, उसका थोड़ा सा परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर उस चैलेंज के क्या क्या कारण हैं, उसके कारण लिखने हैं। अब कारण है तो समाधान भी होगा, और समाधान में ही हम लोग देखेंगे कि उसके लिए कुछ सरकारी प्रयास किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ये गवर्नमेंट एफर्ट्स कौन कौन से लगाए जा रहे हैं। तो ये छोटा सा हम लोग चुनौतियों में हम लोग देखेंगे कि सभी चुनौतियों में हमें यही फॉलो करना है। ठीक है, पहले हम चुनौती देख रहे हैं घटती उत्पादकता। तो भारतीय कृषि के समक्ष गंभीर समस्याओं में से एक घटती उत्पादकता है, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा नहीं, उत्पादन घटता जाएगा, तो ऐसे में हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकेगी। आपको पता हो कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी वर्तमान में आप देखा जाए तो चीन को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। तो हमें डिमांड ज़्यादा, अगर डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक घटती उत्पादकता है। कृषि उत्पादकता में कमी का सीधा असर किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आपको पता हो कि अगर हमारे देश में उत्पादकता अब नहीं बढ़ेगी, उत्पादकता कम होगी, तो इसका सीधा सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा, और किस पर पड़ेगा, राष्ट्रीय आय पर भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए कौन कौन से कारण हैं, घटती उत्पादकता के कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मृदा की उर्वरता में गिरावट। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है ना, सॉइल हमारी फर्टाइल ही नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स इतना यूज कर रहे हैं कि हमारी फर्टिलिटी ही सॉइल की कम होती जा रही है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता खराब हो रही है। ठीक है, अगला कारण है जल संकट। सिंचाई की सुविधाओं की कमी और भूजल स्तर में गिरावट से फसलों की पैदावार भी प्रभावित हो रही है। ये बताइए कि जब सिंचाई सुविधाएं नहीं रहेंगी, आपको पता है कि जो रबी फसल है और जैद फसल, इनको अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं अगर देखा जाए तो जो खरीफ फसलें हैं, जिनमें चावल, मक्का ये सब आते हैं, तो खरीफ फसलों के लिए पानी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उस समय पानी की आपूर्ति कहाँ से हो जाती है, मौसम आधारित वर्षा के जल से। इसलिए आपको पता हो कि हमारे यहाँ की कृषि कैसी है, मौसम आधारित। ये भी एक समस्या है, आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल संकट, अगर सिंचाई की सुविधाएं प्रॉपर नहीं हैं तो उस क्षेत्र में कृषि अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, पुरानी कृषि तकनीक, ये भी एक प्रमुख कारण है। आधुनिक मशीनरी और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने में देरी के कारण उत्पादन सीमित रहता है। ठीक है, ये बताइए कि हम नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, अभी भी अगर हम हल और बैलों से ही जुताई बुवाई करेंगे, खेती करेंगे, पुरानी तकनीक से ही करेंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ की उत्पादकता कम रहेगी। ठीक है, इसीलिए हमें अब न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मौसम पर निर्भरता की बात करते हैं। तो अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़ के कारण कई क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित होता है। आपको पता हो कि हमारे यहाँ मानसून अनिश्चित है, हमारे यहाँ की कृषि मौसम आधारित है। इससे क्या हो रहा है कि कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाता है, इससे भी हमारा उत्पादन प्रभावित होता है।
ठीक है। फसल चक्र का पालन न करना, लगातार एक ही फसल, मोनोक्रॉपिंग के कारण भी एक प्रॉब्लम आ रही है। एक फसली फसल पद्धति, ठीक है, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग से भी एक समस्या आ रही है। ठीक है, एक ही फसल हम बार बार बोते हैं तो उससे क्या है, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। आगे बात करते हैं कि और कौन से कारण हैं। तो देखिए भारत सरकार, अब देखिए कारण हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि सॉरी, इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, समाधान देखेंगे। तो देखिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई सरकार के द्वारा। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं चुनौतियों को कम करने के, तो उनका मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता बनाए रखना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना और किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य हैं सरकारी प्रयासों के। अब कौन कौन से सरकारी प्रयास है ये देखते हैं। आपको पता हो कि मृदा सुधार और उर्वरता संरक्षण के लिए, ठीक है, मृदा में उसकी गुणवत्ता को सुधार करने और उनके उर्वरक क्षमता को संरक्षित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू किया गया है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब, 2015 में, ये डेट ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015, ये क्या है, किसानों को उनकी भूमि की मृदा की गुणवत्ता को चेक करना और उसके हिसाब से उनको सलाह देना कि आप इस पेस्टिसाइड, इस उर्वरक का यूज करें। भाई जिसकी कमी है आप उसकी आपूर्ति कीजिए ना। ऐसा ना हो कि आपके खेत में जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं है, फिर भी आप एनपीके डाले जा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये एक्सेसिव हो जाएगा ना, वो भी एक समस्या है। एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि देखिए मृदा की गुणवत्ता और आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी देकर संतुलित उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना, इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है। फिर अगला देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या है, जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन और हर खेत को पानी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, हर खेत को पानी के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम लोग कहाँ से लिए हैं, कमेंट में लिख के बताएंगे आप लोग। ठीक है, कि किस देश के से हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट किए हैं। अगली बात करते हैं हम लोग कि आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा। आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या शुरू किए हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक योजना है, इसको हमने शुरू किया है। कृषि में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि राज्य कृषि में जो आधुनिक तकनीक है और नवाचार उनको अपना सकें। राज्यों के पास वैसे भी फंडिंग की कमी रहती है, अगर सरकार उनको इस तरह की मदद नहीं देगी, इस तरह के अनुदान नहीं देंगे, तो राज्यों में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी। डिजिटल कृषि मिशन, अगला देखेंगे, डिजिटल कृषि मिशन के तहत क्या करेंगे, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके परंपरागत, ठीक है, समझ रहे हैं ना, डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन का अर्थ होता है कि ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करना। अगला हम लोग देखेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना और रसायनों के अति उपयोग को कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना मतलब पहले हम लोग कम उर्वरकों का यूज करते थे। पहले देखिए गोबर की खाद का हम लोग उपयोग कर लेते थे, उसी में हमारी पर्याप्त उत्पादन हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या किए कि नए नए
उन्नत बीजों का उपयोग किया। उन्नत बीजों के लिए हम लोग क्या किए, सिंचाई सुविधाओं का विकास। उसके साथ साथ हम लोग रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना शुरू किए। अब रासायनिक उर्वरकों का जब उपयोग शुरू किए तो वहाँ से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम होना शुरू हो गई। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया गया ताकि हमारे यहाँ जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके। आगे बात करते हैं हम लोग कि फसल उत्पादन, ठीक है। फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता, ठीक है। फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कितना वित्तीय सहायता किस तरह से प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अगर मान लीजिए फसल किसान की नष्ट हो जाती है तो अभी हमारे यहाँ बगल में कुछ ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो नॉइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। मान लीजिए आपने फसल लगाया और ओले पड़ गए, ऐसे में किसान की फसल नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में किसानों को उस जोखिम कम करना, किसानों के जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया गया। अगली योजना देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान। इसको हालांकि ये सिलेबस में भी है तो इसको और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, है ना, आने वाले वीडियोस में। छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की। फिर अगला देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। गेहूं, धान और दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता देना, ये क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगली बात करते हैं हम लोग, देखिए कि कृषि विविधीकरण और सतत विकास के लिए क्या किया जा रहा है, ठीक है। कृषि को विविधीकरण और सतत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक योजना है कृषि यंत्रीकरण मिशन, ठीक है, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन, ठीक है। देखिए किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की सब्सिडी प्रदान करना, ठीक है। मान लीजिए कोई आधुनिक उपकरण लिए किसान, उसके लिए उनको सब्सिडी देना। जैसे मान लीजिए ड्रोन खरीदे, अब ड्रोन महंगा तो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है किसानों को, ताकि आप अपने यहाँ पर सस्ते में उपकरण को खरीद सकें। एकीकृत कृषि प्रणाली की बात करते हैं तो पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, ये कहलाता है क्या, एकीकृत कृषि प्रणाली की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या थे, सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए। अगली चुनौती की बात करते हैं, किसान संकट, कि हमारे देश में कृषि के समक्ष कौन कौन से किसानों के पास संकट हैं। देखिए किसान आत्महत्या बहुत सारे कर रहे हैं, आपको आए दिन न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि किसानों के द्वारा आत्महत्या किया जा रहा है। क्या कारण है इसका, क्या उसके लिए कुछ समाधान है, सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये सब हम अभी देखेंगे, ठीक है। किसान संकट भारत में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। देखिए किसान संकट की बात करें, एक छोटा सा हम क्या लिखेंगे, पहले परिचय लिखेंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें से एक प्रमुख कौन सा है, किसान संकट, ठीक है, जो किसानों की आय, कर्ज, प्राकृतिक आपदाओं और नीतिगत मुद्दों से जुड़ा हुआ है। अब किसान संकट के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहला कारण है आय में असमानता, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी,
ठीक है, आय में असमानता देखते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि की गति अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। ठीक है, बहुत धीमी है। उत्पादन लागत बढ़ जाती है, इसके बावजूद कि उनके फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और जब उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो इससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कर्ज और ऋण जाल। छोटे और सीमांत किसान अधिकतर साहूकारों और बैंकों से ऋण ले लेते हैं, और उनकी फसल अच्छी नहीं हुई, उत्पादकता अच्छी नहीं हुई तो क्या होता है कि वो उस ऋण जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसानों को आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझता है। ठीक है, ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अगली बात करते हैं हम लोग कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। आपको पता हो कि बाढ़, सूखा, अनियमित वर्षा और जल संकट जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी किसान की आय में वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि कमी हो रही है। आपको पता हो कि इसके लिए किसानों को गंभीर चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे उत्पादकता होती नहीं। मान लीजिए किसान ने फसल लगाया और है ना, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, ठीक, ऐसे में क्या होगा कि उनकी फसल नष्ट हो जाएगी, तो और ज़्यादा ऋण जाल में फंस जाएंगे, तो और ज़्यादा किसान संकट आ जाएगा। अगली बात करते हैं बिचौलियों की भूमिका। आपको पता हो कि किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता किसानों को। बीच में जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, मिडिल मैन, वो ये सारे के सारे उनके प्रॉफिट को खा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है, इससे किसान को मुनाफा कम हो पाता है। ठीक है, अब देखिए अगला, कृषि की उच्च लागत। खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरकों की बढ़ती कीमतें किसानों के लिए एक वित्तीय संकट पैदा कर रहा है। आपको पता हो कि पहले जो बीज होते थे वो थोड़े सस्ते मिलते थे, लेकिन दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो उत्पादन लागत है वो बढ़ रही है, जबकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इससे किसानों में एक संकट सा पैदा हो रहा है। आपको पता हो कि आज जितने भी किसान हैं, तो किसान नहीं चाह रहा है कि हमारे बच्चे भी खेती करें। किसान चाहता है कि हम खेती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा खेती ना करे। ठीक है, देखिए हमारे देश में देखिए भंडारण और विपणन की समस्याएं भी हैं, स्टोरेज एंड मार्केट की भी प्रॉब्लम है। देखिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसान अपनी उपज को उचित कीमत पर नहीं बेच पाते हैं। ये बताइए कि अभी रबी सीजन खत्म हुआ, रबी सीजन के खत्म होते ही देखिए गेहूं की बिक्री होगी, तो ऐसे समय में गेहूं की कीमत कम होती है। अब अगर कोल्ड स्टोरेज हो, स्टोरेज की व्यवस्था प्रॉपर हो, तो किसान क्या करेगा, उसको स्टोर करके रख सकता है। जब गेहूं की कीमत बढ़ेगी तब वो अपना बेचे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण किसान अपनी उपज को सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कुछ समस्याएं हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर, किसान संकट को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं। कौन कौन से उपाय हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए एमएसपी की बात, एमएसपी में सुधार किया जा रहा है। हर वर्ष एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। इसका हालांकि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर इसका विरोध किया जाता है। डब्ल्यूटीओ में उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण विवाद इसी के कारण हुआ है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी तय सीमा से ज़्यादा देता है, लेकिन भारत का कहना है कि हमारे यहाँ सीमांत किसान बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो किसान ज़्यादा हैं। अगर हम उनको सब्सिडी नहीं देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, तो किसान किसानी करना छोड़ देगा। तो फिर हम खाएंगे क्या? क्या आप देंगे हमें? इसलिए भारत इसका विरोध करता है। ठीक है, एमएसपी को किसानों के उत्पादन लागत से अधिक रखा जा रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। ठीक, अगली बात करते हैं पीएम किसान की बात करते हैं। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक
ठीक है, 3 किस्तों में दिया जा रहा है, और ये डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, किसानों के डायरेक्ट बैंक में जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई है, कमेंट में लिख के बताएंगे आप लोग। चलिए, ये तो हम बता दे रहे हैं कि 1998 में लाया गया है। किन किन के सहयोग से और किस समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया है, ये आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो केसीसी का क्या उद्देश्य है? किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना केसीसी का मेन उद्देश्य था। इसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिससे किसान कृषि उपकरण, बीज और खाद खरीद सकते हैं। ठीक है, और एक तय समय के अंदर अपना कर्ज वापस करें। ठीक है, और सरकार के द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इसके लिए एक योजना शुरू की गई है कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाढ़, सूखा, अनियमित वर्षा, इन सब के कारण अगर किसान की कृषि फसल नष्ट हो जाती है तो ऐसे समय में सरकार उनको उचित मुआवजा देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शुरू किया गया है। ठीक है, हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया गया है, तथा माइक्रो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ई नाम की शुरुआत की गई है। आपको पता हो कि एग्रीकल्चरल मार्केट के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि किसान अपनी उपज को ऑनलाइन आप बेच सकते हैं, सौदा कर सकते हैं, खरीदार भी ऑनलाइन आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि कृषि बाजार सुधार होगा। किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए और फसलों के बिक्री के लिए ये ई नाम योजना शुरू किया गया है। ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा कि किसान डायरेक्ट कंपनियों या फिर जो भी खरीदार हैं उनको बेच सकेंगे। अभी क्या होता है कि किसान से कौन बिचौलिए खरीदते हैं, मध्यस्थ, और फिर वो बिचौलिए बेचते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है। इससे क्या हो रहा है कि किसानों की उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कृषि यंत्रीकरण योजना भी शुरू किया गया है। किसानों को सब्सिडी पर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, सोलर पंप भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा क्यों शुरू की गई हैं? ताकि किसानों को उचित मूल्य पर कृषि यंत्रीकरण मिल सके, कृषि उपकरण मिल सके और वो अपनी उपज को बढ़ा सके। अगली बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में जैसे शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत किसानों को मृदा की गुणवत्ता की जानकारी दी जाती है, जिससे वे सही मात्रा में और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर सके, जिससे हमारी कृषि कैसी बन सके? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बन सके। मतलब कि वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। ऐसा ना हो कि पंजाब हरियाणा की तरह होने लगे। पंजाब और हरियाणा में अभी क्या हो रहा है कि वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। ठीक है, वहाँ की सॉइल इनफर्टाइल हो रही है। इसी वजह से देखिए पंजाब कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये इसी के कारण है। जैविक और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू किया गया और राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन के तहत जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। आपको पता हो कि जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकार के द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अचानक से तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ खाद्य संकट जरूर आ जाएगा। इसका ज्वलंत उदाहरण है श्रीलंका। श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से अपना लिया, तो क्या हुआ कि वहाँ पर सप्लाई ही कम हो गई, वहाँ उत्पादन कम हुआ। इससे क्या हुआ कि श्रीलंका उसी समय चाइना के डेट ट्रैप में फंसा था। ठीक है, तो ये कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण कृषि बाजार देखिए, ठीक है, ग्राम्स को शुरुआत किया गया है। ठीक है, ग्रामीण कृषि बाजार का विकास किया जा रहा है।
इससे क्या हो रहा है कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी उपज को, गांव में अगर गहाई हुई है ना, फसल की गहाई होती है, तो गांव में ही उनकी उपज को खरीदार मिल जाए। इसीलिए देखिए ग्रामीण कृषि बाजार का विकास किया जा रहा है, ताकि गांव में ही उन्हें एक बाजार उपलब्ध कराया गया, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और एग्रीकल्चरल कॉस्ट कम रहे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब अगली चुनौती की बात करते हैं, मौसम पर निर्भरता। हम लोग दो चुनौतियां पहले देख चुके हैं, एक तो घटती उत्पादकता और दूसरी है किसान संकट। अब तीसरी हम लोग देखते हैं, मौसम पर निर्भरता। आपको जैसा पता हो कि हमारे देश में वर्षा कैसी होती है, मानसूनी वर्षा, मानसून पर आधारित। तो हमारी कृषि भी मानसून पर आधारित है, ठीक है। भारत में कृषि का अधिकांश भाग मानसून पर निर्भर है, जिससे यह अत्यधिक अस्थिर और जोखिमपूर्ण बन जाता है। जैसे कि आपको पता हो कि मौसम की अनिश्चितता, जैसे अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और तापमान में बदलाव, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ विद्यमान हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में उत्पादकता प्रभावित हो रही है, कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है। मौसम पर निर्भरता के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सिंचाई की कमी, हमारे देश में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सिंचाई सुविधाएं सीमित हैं, ठीक है, जिससे किसान वर्षा पर निर्भर हैं। अब वर्षा पर निर्भर हैं, मान लीजिए किसी वर्ष बारिश नहीं हुई तो फसल नष्ट, किसी वर्ष बारिश है ना ज़्यादा हो गया, उससे फसल नष्ट हो जाती है। अनियमित वर्षा से भी फसल नष्ट हो जाती है। देखिए मानसून की अस्थिरता भी एक कारण है। भारत में मानसून की शुरुआत, तीव्रता और अवधि हर वर्ष अलग अलग रहती है, जिससे क्या होता है, फसल उत्पादन प्रभावित होता है। आपको पता हो कि हमारे देश में मानसून की अनियमितता सबसे बड़ा कारण है कृषि उत्पादकता के कम होने में। अब देखते हैं आगे, सूखा और बाढ़। कुछ राज्यों में देखिए सूखा पड़ जाता है, तो कुछ राज्यों में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। आपको पता हो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक गर्मी, हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है गर्मी का, हर वर्ष ठंडी का एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। देखिए ये किसके कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो तापमान में परिवर्तन होता है, तो इसका असर हमारी फसलों पर भी पड़ता है। ये बताइए कि मसूर की फसल, ठीक है, कैसी है, खरीफ है ना, तो अब ज़्यादा तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाए, पाला पड़ जाए, ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाए, इससे मसूर की फसल नष्ट हो जाती है। मतलब कि तापमान परिवर्तन का सीधा असर किससे है, हमारी फसलों से है। ओलावृष्टि और चक्रवात की बात करें तो देखिए अप्रत्याशित ओलावृष्टि और चक्रवात फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसान आर्थिक रूप से संकट में आ जाते हैं, किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देखिए, ठीक है, कम जल आवश्यकता वाली फसलों को अपनाने के लिए जागरूकता और सहायता की जा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि जहाँ पर मान लीजिए बारिश कम होती है, तो वहाँ पर ऐसी फसलें उगाना जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए अब कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है, और देखते हैं कि भारतीय कृषि की समग्र चुनौतियों में इसके लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू किया गया है, ठीक है, जिसके तहत हर खेत को पानी मिशन के तहत सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। देखिए स्प्रिंकलर सिंचाई की बात की गई है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाया गया है, ठीक है, नहरों और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए फंडिंग और योजनाएं चालू किया गया है, ठीक है। सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक नए ऐप, किसान ऐप शुरू किए गए हैं, ताकि किसानों को मौसम पूर्वानुमान की भी जानकारी दी जाए। मौसम पूर्वानुमान के लिए कुछ नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर के यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ मौसम के
का पूर्वानुमान सटीक तरीके से लगाया जा सके और उससे उसी की तरह कृषि हो सके। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। अभी हमने बताया भारतीय मौसम विभाग द्वारा किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान देने के लिए मोबाइल ऐप और एसएमएस सेवाएं भी शुरू किया गया है। किसानों को पहले से बता दिया जाता है, एसएमएस के द्वारा बता दिया जाता है कि इस वर्ष आपको ज़्यादा बारिश होगी कि कम बारिश होगी, उसके अनुसार आप अपनी फसल को लगाएं। ठीक है, डॉपलर राडार नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, डॉपलर राडार नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। ये क्या होते हैं? चक्रवात, बाढ़ और वर्षा की सटीक भविष्यवाणी के लिए नए नए डॉपलर स्टेशन स्टार्ट किए जा रहे हैं। डॉपलर राडार स्टेशन की स्थापना की जा रही है। किसानों को समय रहते मौसम परिवर्तन की सूचना देना इसका उद्देश्य है। देखिए, अब अगली बात करते हैं फसल बीमा योजना। आपको बताएं कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे मौसम परिवर्तन, बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। जल संरक्षण की बात करते हैं कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को भी सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान के द्वारा देखिए कुआं, तालाब और जलाशयों के निर्माण और पुनरुद्धार के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है, ताकि अगर कुएं, तालाब और जलाशय बचे रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ का ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन रहेगा और हमारे यहाँ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। कैचमेंट रेन अभियान के तहत क्या किया जा रहा है? बारिश के पानी का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना देखिए लागू की गई है। इस मिशन के तहत क्या किया जा रहा है कि ड्रिप सिंचाई परियोजना को लागू किया गया है। स्प्रिंकलर सिंचाई को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर पे सुधार हो रहा है। अगला देखते हैं डिजिटल और स्मार्ट कृषि तकनीक में देखिए ई नाम की शुरुआत की गई है। संरक्षित खेती है ना, प्रोटेक्टेड फार्मिंग की शुरुआत की गई है, जिसके लिए देखिए ग्रीन हाउस और पॉली हाउस खेतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ताकि वातावरण के अनुकूल या फसल के अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, देखिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे मृदा रहित खेती तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता हो कि इससे क्या होगा कि है ना, मृदा रहित हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स टेक्निक को बढ़ावा दिया जा रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग्स हरी दिखती हैं। चलिए, तो ये कुछ रीजंस थे। अब उसके समाधान है कि उन्नत बीज, जैविक खाद और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग करना। ठीक है, और उनको बढ़ावा देना। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना। किसानों को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करना। तो ये कुछ समाधान दिए गए हैं। समस्याएं हैं तो समाधान होंगे ही, और समाधान है तो सरकारी प्रयास के द्वारा भी वो समाधान पूरे होते हैं। को अब निष्कर्ष की बात करें तो आपको हमेशा से यही बताना है कि सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। आपको निष्कर्ष जब भी लिखेंगे तो आपको एक है ना आशावादी निष्कर्ष लिखना है कि सरकार के द्वारा हालांकि ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ और प्रयासों की आवश्यकता है। एक थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हुए आपको आशावादी लिखना है, एक सुझावात्मक आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, कि किसान संकट तो है, किसान संकट के लिए सरकार द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये अभी नाकाफी हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए उचित तंत्र, निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कुछ निष्कर्ष आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखिए कुछ निष्कर्ष और भी ये पॉइंट्स हैं, तो ये आप लोग देख लेंगे। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे। और आपको पता है कि ये हमारा मेंस का पूरा टू द पॉइंट और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।